सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के जमाता। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एनसीईआरटी है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही क्लास 6 और क्लास 7 का जो पॉलिटी है उसको हमने कंप्लीट कर चुका है। और अब जो है क्लास 8 वाला जो पॉलिटी है उसको हम कंप्लीट करेंगे और यह हमारा जो है पहला चैप्टर है क्लास 8 का। और बिना देरी किए हुए हम जो है इसको यानी कि कम देर में जो है हम कंप्लीट करने का कोर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम समय और कम ज्यादा से ज्यादा मैं 10 या अधिक से अधिक मैं 10 मिनट हो रहा है उससे कम में मैं वीडियो को जो है वो खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान बड़ा भी चैप्टर नहीं है। 6 to 8 वाला जो पॉलिटी है उसको, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जब 9 पे जाएंगे, 10 और 11 12 वाला जो है जो क्लास है उसका जो जब हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी तो उसमें लंबा समय जो है हमको जाहिर बात है वो लगेगा। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा जो चैप्टर है यानी कि क्लास 8 का क्लास 8 का पॉलिटी, ठीक है, एक मिनट सर, ठीक है, यानी कि पॉलिटी उसको हम देखेंगे। चैप्टर 1 जो है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। तो क्लास 8 में हम पहली बार जो है भारतीय संविधान से जो है वो यानी कि कहिए कि हम इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। तो उसमें क्या है कि आपको भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान की क्यों जरूरत पड़ी, किस किस देशों में भारतीय संविधान जो वो है और संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान की आखिर जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है, इसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर हमारा पूरा का पूरा उसी पे डिपेंड रहेगा। मैं एनसीईआरटी भी अपने सामने रखा हूँ और उसके रिलेटेड अगर मुझे लगता है कि सीटेट या जो भी बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम में अगर लगता है कि उसके रिलेटेड जो है कुछ और भी प्रश्न जो है वो आता है जो इसमें नोट्स में नहीं है तो वो मैं लिखवा दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो उसके लिए भी आप देखते रहिएगा। चलिए, तो संविधान जो है वह क्या है, यानी कि पहला हमारा जो प्रश्न है, पहला कि एक लिखित दस्तावेज जिसमें किसी देश को चलाने के लिए रूल्स, जिसमें क्या है रूल्स और प्रिंसिपल्स, नियम और सिद्धांत लिखे होते हैं उसे संविधान जो है हम कहते हैं। और यह समाज के बुनियादी स्वरूप, फंडामेंटल नेचर को जो है वह तय जो है वह करता है। ठीक है, दूसरा जो है हमें संविधान की जरूरत जो है वह क्यों पड़ी। ठीक है, तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ी कि संविधान कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, आइडियाज यानी कि आदर्श। ठीक है, यह उन आदर्शों को बात करता है जिन्हें हम एक देश के रूप में जो है वह मानना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी देश का जरूरी नहीं है कि आपका जो संविधान जो है वह मतलब कि संविधान से ही आपको डेमोक्रेसी है, यही जरूरी नहीं है। ठीक है, यही ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम यह तय करता है कि देश की राज व्यवस्था जो है वह कैसी जो है वह रहनी चाहिए। ठीक है, आगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट पावर। ठीक है, अब डेमोक्रेसी जैसे कि एक मिनट पॉलिटिकल सिस्टम यह तय करता है कि देश की राज व्यवस्था जो है वह कैसा होना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है राजनीतिक व्यवस्था से ही आपको राज्य की स्थिति क्या है, यानी कि राज्य में पूंजीवाद रहेगा, साम्यवाद रहेगा, ये इन सब चीजों का अगर देखा जाए तो यही पॉलिटिकल जो थिंकिंग जो है वही आपको जो है यानी कि सिस्टम जो है वह तय करता है कि समाज में किस प्रकार से सामाजिक संरचना जो है किसी भी देश का जो है वह हो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट पावर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पावर यानी कि यह नेताओं को अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल करने से जो है वह रोकता है। ठीक है, इसमें यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, इस प्रकार की चीजें जब आप पढ़ेंगे तो समझिएगा किस प्रकार से जो है जो हर यानी कि संविधान पावर तो देता है नेताओं को, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम को, चाहे हर सिस्टम को देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आपको क्या कहलाता है, यानी कि यह नेताओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग जो है जो करना चाहते हैं उसका जो है यह रोकता भी जो है वह है। ठीक है, और यह भी बात है कि डेमोक्रेसी में ही आपको क्या है तानाशाह भी जो है वह जन्म दे देता है। डेमोक्रेसी की वजह से जो है क्या है तानाशाही भी व्यवस्था जो है वो आ जाती है। अब देखिए तानाशाही व्यवस्था कैसे आती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम पूरा का पूरा फोकस जो होता है वह एक इसका सबसे बड़ा खामी यह है, जब आप इंश्योर कीजिएगा कथन 1 कथन 2 में स्टेटमेंट में आपका यह सवाल जो है वो आता है कि डेमोक्रेसी की खामियां, तो यह भी जान जाइए कि डेमोक्रेसी की खामियां यह है कि यहाँ पे मेजोरिटी होता है उसको ज्यादा जो है यानी कि जो बहुमत में जो होते हैं उनका ज्यादा जो है महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी कि वोटिंग अगर होता है अगर पीएम के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी देश में 100 लोग रहते हैं तो मान लीजिए उस देश में 70 लोग जो है इसके खिलाफ 60 लोग जो है वह
जो है ये नहीं चाहते कि पीएम जो है यह रहे देश का, ठीक है, और 40 लोग चाहते हैं कि पीएम जो है वह नहीं रहे। तो इसका मतलब कि देश के 40% आबादी जो है वह कहती है कि पीएम जो है यह ना रहे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बार बार इलेक्शन होगा, यही एक ही बहुमत के जाति धर्म के लोग जो है इनको पीएम बनाते रहेगा और 40% का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी खामियां अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी में यह सबसे बड़ी लिमिटेशन अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी की यह रही है शुरू से ही, ठीक है। तो आइए आगे हम चलते हैं। इसके बाद क्या है माइनॉरिटी राइट्स, अभी हम बात कर रहे थे। तो इसी डेमोक्रेसी में इसीलिए आपको माइनॉरिटी राइट्स की बात जो है हम अल्पसंख्यकों की अधिकार की बात जो है हम करने लगते हैं। यही रीजन है क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको बराबर जो है वह मौका जो है वह मिल पाए, ठीक है। आइए, यह सुनिश्चित करता है कि बहुमत वाले लोग अल्पसंख्यकों को जो है संख्यकों पर हावी जो है वह न हो सके, ठीक है। अब समझा है क्यों इसके रीजन में क्यों बताया डेमोक्रेसी का लिमिटेशन में। चलिए आगे हम देखते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन। यह हमें ऐसा फैसला लेने से रोकता है जो भविष्य में हमारे लिए जो है वह हानिकारक जो है वह हो सकता है, ठीक है। समझ गए, इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं। आगे भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण जो है वह क्या है इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान को एक तरह से यह समझिए कि फीचर्स है, ठीक है, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, यह भारत संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी संवैधानिक सभा के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत की विविधता थी, ठीक है, यानी कि भारत की डाइवर्सिटी। क्लास 6 वाला जब 6 का जो है पहला चैप्टर ही आपको डाइवर्सिटी पे है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। डाइवर्सिटी मतलब भारत की डाइवर्सिटी क्या है, यानी कि रिलीजन। भारत की डाइवर्सिटी क्या है, देखिए धर्म है, ठीक है, धर्म है, इसके बाद आपको कल्चर है, उसका संस्कृति, ठीक है, कल्चर डांस हुआ, फोक डांस हुआ, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज, आपको पहनावा उसका हो सकता है, सब कुछ जो है क्लॉथिंग हो गया, ठीक है, क्लॉथिंग हो गया, धर्म हो गया। तो इन सब चीजें जो है क्या है आपको डाइवर्सिटी के अंदर जो है वो आती है। अब ये सवाल ये उठता है कि कास्ट जो है वह क्या डाइवर्सिटी में आएगा? कास्ट जो जाति व्यवस्था है वो डाइवर्सिटी में आएगा? सवाल यह है। तो मेरा यानी कि यह प्रश्न जो है वो आया हुआ है, तो कास्ट सिस्टम जो है वो डाइवर्सिटी में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि विविधता में जाति सिस्टम जो है उसको हम नहीं लेते, धर्म लेंगे और अलग चीजें लेंगे, यानी क्लॉथिंग सेंस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी में क्योंकि जाति जो है वो भेदभाव उत्पन्न करती है आपको, ठीक है। तो इसलिए जो है जाति सिस्टम को खराब माना गया और डाइवर्सिटी के अंदर जाति सिस्टम जो है वो नहीं लिया गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे ऐसा कुछ खास नहीं इसमें। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने बड़ी बड़ी चुनौती जो है वो आती है कि भारत का विविधता यानी कि इतना बड़ा डाइवर्सिटी, हर एक जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो किस प्रकार से संविधान जो है सब पे लागू जो है वो हम कर पाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत का यानी कि भारत का जनक कहा गया, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आपको पता ही है, सिंपल चीज है। चलिए इसके 5 मुख्य लक्षण जो है उसको देखते हैं। तो पहला जो है फेडरलिज्म, ठीक है, यानी कि संघवाद। तो संघवाद जो है वह क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। संघवाद तो इसका मतलब यह है कि देश की एक से ज्यादा स्तर की सरकारें जो है वह होना, ठीक है। तो भारत के 3 स्तर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र और स्टेट, ठीक है। चलिए तो स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा हमारा जो है पंचायती राज, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है क्या है, यानी कि संसदीय शासन पद्धति। तो शासन की इस पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधि को जो है वह चुनती है, ठीक है। देखिए सॉरी, संघवाद जो समझ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ये पंचायती राज, ठीक है, यानी कि 3 संघों में जो है बांटा गया है, ठीक है। और ये आपको पता होगा पंचायती राज किसका है, होने लगा था। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं कि संसदीय शासन पद्धति क्या है। तो सॉरी ये मैं बता रहा था, पंचायती राज किसका है, एमके गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी का जो है उनका सोच था पंचायती राज तभी जाकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह लागू किया गया, इनकी ही सोच थी, ठीक है।
अब पंचायती राज किसमें है, कौन से आर्टिकल में है, कब इसको लागू किया गया, किस साल में, तो इसको भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि ये संसदीय शासन पद्धति क्या है। तो शासन इस पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, यानी कि किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, आपको एमएलए, ठीक है, एमएलए यानी कि बिहार इलेक्शन कोई भी स्टेट का अगर चुनाव होता है तो उसमें एमएलए चुना जाता है, ठीक है। और जब सेंट्रल का चुनाव होगा तो उसमें क्या चुना जाएगा, एमपी चुना जाएगा। और इसको जो है हम काफी डिटेल से जो है पीछे वाला जो क्लास है उसमें हमने कंप्लीट कर चुका है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हर वयस्क नागरिक जो है वो वोट देने का अधिकार जो है उसको दिया गया, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है, यह भी आपको समझना होगा। और इसके बाद का आगे दिया है कि देखिए हर प्रतिनिधि जो है जनता के प्रति जवाबदेही जो है उनका होता है, ठीक है। और इसका आप किस प्रकार से जवाबदेही आप मानते हैं, प्रोटेस्ट करके, धरना देकर, तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको जो बताती है कि सरकार के खिलाफ, यानी कि सरकार के जो गलत जो है उनकी क्रिटिसाइज करके जो है आप उनकी बातों को जो है, अपनी बातों को जो है गवर्नमेंट के सामने जो है वह रखते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, यही मैं अभी बात कर रहा था, सेपरेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी में होना जो बहुत ही जरूरी है। तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, क्योंकि अगर ये न रहा, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर न रहा, बंटवारा यानी कि शक्तियों का बंटवारा, तो क्या होगा कि तानाशाही जो है आने में आपको डेमोक्रेसी में थोड़ी सी भी देरी जो है वह नहीं लगेगी। चलिए, तो पहला है लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, जो कानून बनाते हैं उनको कहते हैं, यानी कि एमपी और एमएलए जो पार्लियामेंट में रहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव में जो है वह रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, कार्यपालिका यानी कि जो कानून लागू करते हैं और शासन जो है वह चलाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या, पुलिस हुआ, आपको डीएम हो गया, तो इन सब ये लोग कौन है, ये लोग आएंगे आपको कार्यपालिका में, ठीक है, कार्य करने वाले। आगे है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, जो विवादों को सुलझाते हैं और न्याय जो है वह करते हैं, इसको हम कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, यह सिस्टम जो है चेक एंड बैलेंस, संतुलन बनाए रखता है और कोई भी अब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल जो है वह न करता है, ठीक है। और इसके वजह से इस सिस्टम को क्या कहते हैं, चेक एंड बैलेंस कहते हैं इस सिस्टम को। और ये ताकि ये कोई भी जो है दूसरा का चेक एंड बैलेंस करता है, ठीक है। यानी कि आप जो है गवर्नमेंट के खिलाफ, कोई से लगता है कि आपको कुछ आपके खिलाफ जा रहा है गवर्नमेंट, तो जैसे आर्टिकल 13 आपको है उस प्रकार की, अगर लगता है आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी जाकर जो है आप क्या है सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप केस जो है वह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, तो इन्हें जो है भारतीय संविधान की अंतरात्मा जो है वह कहा जाता है और नागरिकों की राज्य की सत्ता को मानने के इस्तेमाल से जो है वह बचते हैं, मुक्त, ठीक है, मनमाने इस्तेमाल से जो है वो बचाते हैं, ठीक है। तो यह जो है आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ठीक है, मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। और यह क्या है, ब्रिटिश ओरिजिन है, ठीक है, ब्रिटिश से ही किया गया, लेकिन भारत वाला शायद ये यूएसए से है, ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए मुख्य अधिकार देखें तो इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार और फ्रीडम यानी कि स्वतंत्र, ठीक है। ये सवाल भी आया कि फंडामेंटल राइट जो है वो किसका, और मतलब कि भारत वाला फंडामेंटल जो राइट है वो किससे, यानी कि ब्रिटेन से या यूएसए से। तो यह जो है आप आंसर जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार, इसको दिया गया। फ्रीडम है स्वतंत्रता, अभी ज्यादा कुछ दिया नहीं कि पॉलिटी के क्लास जब हम करेंगे ना उसमें ज्यादा पढ़ेंगे तो ठीक लगेगा, ठीक, इसलिए ऊपर चीजें दिया गया है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जितना जल्दी हो सके। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है मिला है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि 32 वाला जो आर्टिकल यह है, ठीक है, 32 वाला आर्टिकल, यानी कि कोई भी फंडामेंटल के राइट्स के आपके विरोध में जाता है तो उसके खिलाफ जो है आप जा सकते हैं। और इसको जो है डॉक्टर बी अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को जो है वह कहा है, संविधान का आत्मा जो है इनको कहा है, ठीक है।
चलिए सेकुलरिज्म जो है वह क्या है, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई अधिकार और धर्म ऑफिशियल जो है वह नहीं होगा, कोई भी यानी कि राज्य धर्म फॉलो जो है वह नहीं करेगा भारत का, ठीक है। पंथ निरपेक्ष रहेगा और भारत जो है सभी धर्मों का समान सम्मान जो है वह करेगा। इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, तो ठीक है, यह प्रभुत्व संपन्न, यानी कि जब कोई देश अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो और किसी भी बाहरी दबाव में जो है वह न हो, ठीक है, उसी को कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं पॉलिटी, ठीक है। राज्य व्यवस्था एक समाज जिसका राजनीतिक संगठन यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसी को कहेंगे। और इसके बाद निरंकुशता जो है क्या है, ट्रेंडली है, ठीक है। इसको जब सत्ता का कुर और गलत इस्तेमाल किया जाता है उसी को निरंकुश जो है वो कहता है, यानी कहते हैं कि सत्ता जो है निरंकुश जो है वो हो गई थी, ठीक है। इसी को जो है हम कहते हैं। चलिए उसके बाद ये चैप्टर 2 है, लेकिन अभी मैं खत्म नहीं किया हूँ, ठीक है। अभी रुकिए, अभी वेट कीजिए, अभी मैं कुछ और भी चीजें जो मैं लिखवा देना चाहता हूँ उसमें, जो बुक से हो सकता है कि आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, सीटेट या बीपीएससी जब आप देते हैं तो उसमें बुक किताब वाला जो लिखा गया है उसमें बता देता हूँ। ठीक है, एक जो है शब्द आपको आता है यहाँ पे, इंटर कम्युनिटी, ठीक है। इंटर कम्युनिटी, फिर इसके बाद जो है इंट्रा कम्युनिटी, ठीक है। और इसको हम कहेंगे आपको अंतर सामुदायिक, ठीक है। यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। अंतर समुदाय, ठीक है, इसको कहेंगे इंटर कम्युनिटी को। और इंट्रा कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे, अंतर, ठीक है, अंतर समुदाय, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, यह मतलब कि एक होता है कि यानी कि जो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इंटर कम्युनिटी मतलब क्या होता है, यह बता रहे कि यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है जिसे अंतर समुदाय कहते हैं, ठीक है। यह यानी कि एक समुदाय द्वारा यानी कि किसी कोई खास धर्म द्वारा किसी और धर्म पर अगर दबदबा अगर दिखाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपको अंतर समुदाय कहते हैं, यानी कि इंटर कम्युनिटी जो है हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कह रहा है उसी को हम कहते हैं, उसका वर्चस्व जो है कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर हिंदू है, ठीक है, हिंदू है, अगर यह इसका दबदबा अगर मुस्लिमों पर अगर हो जाता है, अल्पसंख्यक अगर मुस्लिम है या सिख पे हो जाता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे अंतर समुदाय, यानी कि इंटर कम्युनिटी जो है हम कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर इंट्रा कम्युनिटी अगर देखा जाए तो यानी कि एक ही धर्म यानी कि हिंदू धर्म में ही आपको अगर जो है जो SC ST वर्ग आता है उस पर जो है अगर OBC या जनरल कैटेगरी जो भी हो, मतलब कि अगर उस पर दबदबा करते हैं और एक ही धर्म के अंदर होते हुए उसके कुछ वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम इंटर कम्युनिटी कहेंगे, यानी कि अंतर समुदाय कहेंगे। और जो अंतर समुदाय की किसको कहेंगे, एक धर्म का दूसरे धर्म पे, ठीक है। और उसी धर्म में रहते हुए उसी समुदाय को दबाना या इसी को जो है हम कहते हैं उसी धर्म जाति में रहते हुए उसी और गरीब या अन्य पिछड़ी जाति जो है उसको दबाना, उसी को हम जो है क्या कहेंगे, अंतर समुदाय कहेंगे, यानी कि इंटर कम्युनिटी जो है वो कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। एक बार मैं NCERT वाला जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ।
तो यह दबदबा देखिए अल्पसंख्यकों पर अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे का प्रतिनिधित्व लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण जो है वह काम है। ठीक है, प्रतिबंध लगाना उन पर काम है। यह दबदबा एक समूह द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व जो है वह हम कहते हैं। फिर एक ही समुदाय के भीतर, ठीक है, एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, जिसे हम अंतर सामुदायिक यानी कि इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व जो है हम कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है एक चीज। मौलिक अधिकार पर ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार किसको कहा जाता है? ठीक है, मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है चीजों को। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने देख लिया है इसको। और भी कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा अगले क्लास में। अभी तो कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, जो है मैंने क्लियर जो है वो कर दिया है। क्लास जो है वो एंड हो गया है। और ये जो है मेरा यूट्यूब चैनल है क्विक एग्जाम अड्डा। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, और इसको चैनल जो है मेरा क्विक एग्जाम अड्डा, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में, यानी कि चैप्टर 2 को हम जो है वह कंप्लीट करके, चैप्टर 2 कौन सा है आइए हम देख लेते हैं उसको भी एक बार। तो अंडरस्टैंडिंग ये धर्मनिरपेक्षता की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।